हेलो एवरीवन। आई होप आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी और आपको उनसे कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आया होगा और आपको पता चला होगा कि पिछले 15 क्वेश्चंस देख के कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है और उनको कैसे हैंडल किया जाता है। और अगर आपको आंसर नहीं भी पता फिर भी आप उसका आंसर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। दैट इज़ 16th question. Who among the following lead a successful military campaign against the kingdom of Shri Vijay, the powerful maritime state which ruled the Malaya Peninsula, Sumatra, Java and neighboring islands? इस क्वेश्चन में अगर आपको ये भी पता है ना कि हमारे इंडिया में से सिर्फ एक ही ऐसी किंगडम हुई है या फिर राजा हुए हैं डायनेस्टी में से जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट वाली साइड क्या किया है, अपना एक्सपेंशन किया है, वो है चोला डायनेस्टी। कौन सी है? चोला। ठीक है, चोलाज ने ही नॉर्थ ईस्ट वाली साइड क्या किया है, एक्सपेंशन किया है। तो उससे वैसे तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा क्योंकि इन्होंने बड़ा ही ईजी कर दिया है हमारे लिए आंसर करना कि अगर चोला है, हमें राजा का नाम भी नहीं पता तो हम इजीली कर सकते हैं राजेंद्र वन। ठीक है, फ्रॉम द चोला डायनेस्टी। ठीक है, लेकिन अब हम इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि राजेंद्र चोला कौन थे। ठीक है, उनका क्या रोल था। तो जो राजेंद्र चोला थे, ठीक है, ये जो थे ये शैविज़म में बिलीव करते थे। किस में बिलीव करते थे? शैविज़म में। ठीक है, और इन्होंने मतलब इसमें जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन्होंने नेवल एक्सपेडिशन बहुत ज़्यादा की। ये इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम में इंडियन मैरीटाइम एक्सपेंशन रही है। सॉरी, मैंने नॉर्थ ईस्ट बोल दिया, साउथ ईस्ट बोलना था, साउथ ईस्ट वाली साइड। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनको एक टाइटल भी दिया जाता है, दैट इज़ गंगाई कोंडा। गंगाई कोंडा, जिसका क्या मतलब है? कोंडा चोला, चोला ऑफ कॉन्कर ऑफ गंगा, चोला कॉन्कर ऑफ गंगा, चोला कॉन्कर ऑफ गंगा। जब इन्होंने किसको डिफीट किया था, ये तब लिया था टाइटल जब इन्होंने पालास को क्या किया था, डिफीट किया था। ठीक है, इन्होंने मतलब ये सारे आइलैंड्स वगैरह पे भी अपना क्या कर लिया था, राज कर लिया था। अब अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, जो अदर ऑप्शंस हैं उसमें क्या कुछ दिया हुआ है हमारे पास। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं अमोघवर्षा, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से हैं। ठीक है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी किसके लिए जानी जाती है? इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज को काफ़ी फेमस किया था, कन्नड़ लैंग्वेज को काफ़ी फेमस किया था, इसी से ओरिजिन भी होता है कन्नड़ लैंग्वेज का। ठीक है, और अगर अमोघवर्षा वन की बात करें तो यहाँ से तो पता चल गया ये राष्ट्रकूटा रूलर्स हैं, ये जैनिज़्म में बिलीव करते थे, जैनिज़्म। ठीक है, उसके फॉलोवर थे। इनके जो टीचर थे उनका नाम था जिन सेना। ठीक है, इन्होंने मतलब लिटरेचर को काफ़ी पैटर्नेज किया। ठीक है, लिटरेचर के पैटर्नेज रहे, इसीलिए इनकी एक काफ़ी फेमस बुक भी है जिसका नाम है कवि राजमार्ग। ठीक है, इनकी बुक का नाम है कवि राजमार्ग। और इन्होंने एक जो है शहर भी बसाया था जो फिर जाके राष्ट्रकूटा की क्या बनी थी, कैपिटल भी बनी थी, जिसका नाम है मलखेड़ा। मलखेड़ा, और इसको क्या बोला जाता है? मान्यखेड़ा। मान्यखेड़ा भी बोला जाता है, या मलखेड़ा या मान्यखेड़ा भी बोला जाता है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिए हुए हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो नेक्स्ट ऑप्शंस में दिए हुए हैं, दैट इज़ हमारे प्रताप रुद्र ककतिया डायनेस्टी से थे। ठीक है, इन्होंने डेक्कन में राज किया, ककतिया डायनेस्टी जो हो वो डेक्कन में थी। और विष्णुवर्धन जो है होयसाला डायनेस्टी से हैं। ठीक है, ये होयसाला जो है ये टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा
जानी जाती है। होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर जो है यहीं से फेमस हुआ था। और इन्होंने, विष्णुवर्धन ने एक टेम्पल ज़रूर बनवाया था जो काफ़ी फेमस है, चेना केसवा टेम्पल, चेना केसवा टेम्पल। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। हमने ये होलसम क्वेश्चन जो है कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें मैंने ट्रिक भी बता दिया कि अगर आपको सिर्फ इतना भी आइडिया है कि हाँ कौन सी सिर्फ एक ही डायनेस्टी रही है जिसने साउथ ईस्ट की तरफ क्या किया था, एक्सपेंशन किया था, चोलास, तो उससे आपका आंसर ये हो जाएगा। अदरवाइज ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें यहाँ पे विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, एंशियंट इंडिया के रिलेटेड है ये क्वेश्चन। यहाँ पे ये महाजनपद से है, महाजनपद टॉपिक में से है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ टेरिटोरियल रीजन्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें उनमें से ये रिवर्स फ्लो करती हैं या नहीं करती हैं वो चेक करना है। ठीक है, अब जो हम अगर यहाँ पे मैप को देखें, यहाँ पे हमारे पास मैप है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। यस, ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें दिया हुआ है अस्माका। अस्माका अगर हम देखें तो ये रहा रीजन, ये है अस्माका। ठीक है, जो ये अस्माका है, ठीक है, ये जो है ओनली जनपद था, ओनली जनपद, महाजनपद जो साउथ की तरफ था। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए कि साउथ की तरफ कौन सा ओनली जनपद है तो कौन सा है, अस्माका। ठीक है, इसमें से गोदावरी जो है रिवर फ्लो करती है। गोदावरी हमें पता है कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, दैट इज़ महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्रा। ठीक है, इन 3 स्टेट में से गोदावरी जो है यहाँ पे फ्लो करती है, यहाँ पे दिखाई भी गई है। ठीक है, तो इसमें से तो ये ऑप्शन हो गई करेक्ट। अब आ गया कंबोचा। कंबोचा कहाँ पे गया हमारा, ये अफ़गानिस्तान वाले रीजन में। ये पड़ता है हमारे हिंदू कुश माउंटेन्स में, कहाँ पड़ता है, हिंदू कुश माउंटेन्स पे। ठीक है, वहाँ पे उसके पास है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्थ वेस्ट में। अब विपासा हमारी पर जो ब्यास, विपासा किसको बोला जाता है, यहाँ पे रिवर दी हुई है विपासा। विपासा जो है हमारी ब्यास रिवर को बोला जाता है। ब्यास तो हमारे इंडिया के पंजाब में से फ्लो करती है। ठीक है, ये आ जाएगी आई थॉट यहाँ पे, ये तो रीजन बहुत दूर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगी गलत। नेक्स्ट वी मूव टू अवंती। अवंती जो है कहाँ पे है, यहाँ पे अवंती ये रहा। ठीक है, इसमें से ये कह रहे हैं कि महानदी फ्लो करती है। महानदी हमें पता है कहाँ से फ्लो करती है, महानदी हमें पता है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से फ्लो करती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा कुछ यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आ गया, अवंती तो हमारा यहाँ पे है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अवंती में से कौन सी रिवर फ्लो करती है, दैट इज़ शिप्रा। शिप्रा रिवर जो है अवंती से फ्लो करती है। ठीक है, उस पे जो है अवंती शहर बसा हुआ है। अब आ जाते हैं हम हमारी नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज़ कोसला। ठीक है, कोसला कहते सरयू नदी पे है, जो भी राम टेम्पल बना है वो भी सरयू नदी पे ही बना है ना, तो कोसला ये राइट ऑप्शन है। कोसला को पहले, कोसला की जो कैपिटल थी ना, जो अयोध्या, अयोध्या ही इसकी कैपिटल थी कोसला की। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बुद्धा के टाइम पे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटी रही है कोसला। ठीक है, सरयू नदी हमें पता ही है अभी तो कि अयोध्या से फ्लो करती है। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सॉरी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमारा ये फर्स्ट ठीक है और फोर्थ ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉरी, अब द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेट अप इन 1901 बाय द विष्णु दिगंबर पुलस्कर। विष्णु दिगंबर पुलस्कर, ये कहाँ पे होगा, अगर वैसे थोड़ा सा ना वहाँ पे वैसे ही एस्टिमेट लगाना हो, गंधर्व
हमें पता है जो गंधर्व वाला रीजन है वो हमारा कुछ ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में आता है। अब अगर हम नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया देखें तो हमारा लाहौर बनता है, तो उसी से हमारा आंसर आ सकता है वहाँ पे, अगर हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा, लाहौर ही बनेगा। तो अब अगर हम जानें कि गंधर्व स्कूल महाविद्यालय क्या है। गंधर्व महाविद्यालय ये फर्स्ट म्यूज़िक स्कूल था, इंडिया का फर्स्ट म्यूज़िक मॉडर्न म्यूज़िक स्कूल था। मॉडर्न म्यूज़िक स्कूल था, म्यूज़िक स्कूल था, जिसका पर्पस क्या था कि हमने जो लोकल पीपल हैं उनको क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है। जो आम जनता है उनको क्या करना है कि म्यूज़िक में क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है। इसके लिए ये फर्स्ट जो है गंधर्व महाविद्यालय खोला गया था। उसके बाद फिर अलग अलग सेंटर्स बनने शुरू हो गए। ठीक है, और अगर हम अब म्यूज़िक की बात कर ही रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक के रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक विष्णु दिगंबर पुलस्कर, विष्णु दिगंबर दिगंबर पुलस्कर, पुलस्कर, ठीक है, वो हैं जो इसके वो किसके लिए जाने जाते हैं, जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, उसको रिवाइव करने के लिए जाने जाते हैं, रिवाइवल उसका। ठीक है, इसके लिए क्या जाने जाते हैं, ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट पीरियड, जो हमारा नेशनलिस्ट पीरियड था उस समय इन्होंने क्या किया था, इसको विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने रिवाइव किया था, उसके लिए जाने जाते हैं। अगर एक और अगर हम इनकी डिफरेंस देखें ना, जो हमने दो तरह के म्यूज़िक सुने हुए हैं ना, कि हमारे पास एक तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है, एक कार्नेटिक म्यूज़िक होता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखें, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक, कार्नेटिक। ठीक है, जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, जो कार्नेटिक म्यूज़िक है वो हमारा कहाँ मिलेगा, हमें साउथ इंडिया में मिलेगा। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, इसमें सितार यूज़ होता है हमारा, और तबला, हिंदुस्तान म्यूज़िक में। और जो कार्नेटिक म्यूज़िक है इसमें हमारा वीणा और मृदंगम, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं। और हिंदुस्तानी म्यूज़िक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, इसमें हम थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है जो कार्नेटिक म्यूज़िक है हमारा। ये हमारे इस पे इन्फ्लुएंस कौन कौन से हैं, एक तो पर्शियन इन्फ्लुएंस है हमारा, एंड हिंदुस्तान का तो होगा ही होगा अगर हिंदुस्तान का म्यूज़िक है, बट जो कार्नेटिक है उसमें सिर्फ इंडिया का ही इन्फ्लुएंस है, इंडिया का ही है। इसमें जो है कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, इसमें हिंदी, उर्दू और ब्रज। ठीक है, नॉर्थ वाली साइड है तो हमारी हिंदी, उर्दू और ब्रज ही बोली जाती है, यूपी वगैरह में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे साउथ वाल कार्नेटिक म्यूज़िक है उसमें संस्कृत आ जाती है हमारी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, तेलुगु और तमिल आ जाती है। ये जो लैंग्वेजेस हैं इसमें यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया इनका डिफरेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अशोक का इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट, अशोक का वैसे भी यूपीएससी का काफ़ी फेमस टॉपिक रहा है शुरू से ही। ठीक है, तो प्रदेशिका, राजयुक्ता और युक्ता, ठीक है, ये कहते हैं कि कौन से ऑफिसर्स के लिए जो है यूज़ की जाती थी, कौन से लेवल की ऑफिसर्स के लिए ये यूज़ की जाती थी। अगर आपको पता है तो ही आप आंसर कर पाओगे इसका। ये था डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये यूज़ की जाती थी। वैसे भी अशोका हम बहुत अच्छे से करके जाते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकॉनमी होगी उसकी। ठीक है, अशोका के इंस्क्रिप्शंस वगैरह हो गई, ये सारा कुछ हम बहुत ही ध्यान से करके जाते हैं। चलो हम देखते हैं कि मौर्यन की अगर बात करें, मौर्यन में से ही थे ना अशोका, तो उसकी अगर बात करें, ये 3rd सेंचुरी BC की बात है, 3rd सेंचुरी की बात है हमारी। इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र।
और सोर्स ऑफ जो हमें मिलती हैं, इसके सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? एक तो हमें अशोका की इंस्क्रिप्शन, एक तो हमें क्या मिलते हैं, अशोका की इंस्क्रिप्शंस। ये हमारे सोर्सेज ऑफ सोर्सेज हैं कि हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है, कोई मौर्यन डायनेस्टी थी, उसके अशोका जो थे एक राजा थे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र हमें मिलते हैं जो कौटिल्य ने लिखे थे, जिसको चाणक्य भी बोला जाता है, कौटिल्य। एंड थर्ड वन इज़ इंडिका, जो मैगस्थीन ने लिखी थी, ग्रीक के थे मैगस्थीन। ठीक है, ये हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड। अब अगर बात करें जिस ऑफिसर्स की बात की है हमने, प्रदेशिका, रजुक्ता, युक्ता, ठीक है, जो ये ऑफिसर्स थे ये हमें अशोका की रॉक एडिक्ट 3 और 5 में इसका मेंशन मिलता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इनका जो मेंशन है, थोड़ा सा डीप डाउन चले जाए यूपीएससी, तो इनका मेंशन जो है हमें 3rd और 5th रॉक एडिक्ट में मिलता है, जो हमारी अशोका की रॉक एडिक्ट्स हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम अशोका की रॉक एडिक्ट्स की, अशोका की जो रॉक एडिक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स करेंगे, मेजर रॉक एडिक्ट्स जो हैं, उसमें से जो रॉक एडिक्ट 1 है, रॉक एडिक्ट जो 1 है, उसमें क्या बताया गया है कि हमें एनिमल्स को क्या नहीं करना चाहिए, स्लॉटर नहीं करना चाहिए, एनिमल स्लॉटर प्रोहिबिट। ठीक है, इतना याद रख लो, प्रोहिबिट द एनिमल स्लॉटर। ठीक है, ये हमारे उसमें भी है, दैट इज़ डीपीएसपीज़ में, उसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारी डीपीएसपीज़ में भी ऐसा है, डीपीएसपीज़। ठीक है, और हमारा सेकंड जो है, सेकंड भी इम्पॉर्टेंट है हमारा, उसमें भी सेम चीज़ की बात की गई है। उसमें इवन जो साउथ में जो भी डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी उनके बारे में मेंशन है। अगर कभी आ जाए कि साउथ की डायनेस्टीज़ किस रॉक एडिक्ट में मेंशन है, तो वो सेकंड में मेंशन है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारी 5th रॉक एडिक्ट की, उसमें धर्म महामात्रास का जिक्र किया गया है। धर्म महामात्रास जो प्रोपिगेट करते थे अशोका के जो भी बुद्धिज़्म के, जो अशोका के लगा लो या फिर बुद्धिज़्म के जो भी प्रिंसिपल्स थे, उसको क्या करते थे, प्रोपिगेट करते थे। फिर आ जाता है हमारा रॉक एडिक्ट नंबर 7। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है हम इसमें टॉलरेंस की बात की गई है कि सभी रिलीजन के लिए टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन। एंड देन फिर हमारे पास 8th रॉक एडिक्ट आ जाती है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है बोध गया के रिलेटेड जो है बताया गया, बोध गया का जिक्र आया इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें और इम्पॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स की, एक है रॉक एडिक्ट नंबर 9। रॉक एडिक्ट नंबर 9 में क्या है, धमाके, ये रहने दो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये रहने दो, रॉक एडिक्ट नंबर 9। हाँ, एक लास्ट वन दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रॉक एडिक्ट नंबर 13। रॉक एडिक्ट नंबर 13, जिसमें उसकी किसके बारे में मेंशन किया गया है, विक्ट्री के बारे में मेंशन किया गया है, विक्ट्री ऑफ अशोक। These are some important rock edicts. There are 6 rock edicts which are very important. Now let's move to the next question. Question number 20. Consider the following statement in respect of non-cooperation movement. जैसे हमने पिछली वीडियो में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एक क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। ठीक है, आज अब फिर देखो सेम क्वेश्चन पेपर में सेम थीम से 2 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ही। चलो हम रीड करते हैं। कांग्रेस डिक्लेयर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज्य बाय ऑल द लेजिटिमेट एंड
पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। कहती कांग्रेस जो है उसने स्वराज्य मतलब जो भी सही तरीका है और पीसफुल मैनर से उसका ऑब्जेक्टिव था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के में कि हमने, क्योंकि हमने उसमें बात की थी पिछले क्वेश्चन में भी कि हमने नॉन वायलेंस करनी है, वायलेंस नहीं करनी है, ये हमारी स्ट्रिक्टली थी। तभी हमने चौराचारी वो करने के बाद इसको क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेज विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट of taxes for next stage only if स्वराज्य did not come within a year and the government restored to repression। हाँ, ये बात मैंने बताई नहीं थी पिछली वीडियो में कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये फर्स्ट स्टेज था, ये एक तरीके से क्या था, फर्स्ट स्टेज था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आपने हमें स्वराज्य नहीं दिया, ठीक है, आपने हमारी जो बात है वो नहीं मानी, तो हम क्या करेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन में बायकॉट ऑफ स्कूल्स कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, बट फिर हम क्या करेंगे, हम ना तो आपको टैक्स, सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, ना तो हम आपको टैक्स पे करेंगे, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एंड हम क्या शुरू कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस, हम जो कानून है उसको भी तोड़ना शुरू कर देंगे। फिर हम नहीं देखेंगे कि कोई कानून टूट रहा है या नहीं। ये पहली, अगर हम बात करें नॉन कॉपरेशन, पहली मास मूवमेंट थी, फर्स्ट मास मूवमेंट थी जिसमें सब ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें खादी चरखा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि खादी चरखा प्रमोशन की गई थी, इसमें पार्टिसिपेशन थी पीजेंट्स की, पीजेंट्स वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया, विमेंस की पार्टिसिपेशन थी इसमें, ठीक है। तो इन सब की जो थी पार्टिसिपेशन थी इसमें। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा और आपको ये सारे सेशन अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप दिस सेशन ऑल्सो लाइक बाय यू। थैंक यू।